हाय दोस्तों, नमस्कार। जलसा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले क्लास में त्रिकोणमिति से परिचय कराया था, आज त्रिकोणमिति लगभग पूरा समाप्त कर दिया है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है पॉलिनोमियल, बहुपद। बहुपद और पॉलिनोमियल, जो कि बहुपद और पॉलिनोमियल आप जो 9वीं 10वीं के क्लास के छात्र हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बहुपद होता है, बहुपद से लगभग 4-5 क्वेश्चन आप क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसी के दृष्टि देखते हुए मैं आप लोगों के लिए बहुपद चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो आप लोग उसे अच्छी तरीके से देखिएगा, पढ़िएगा। तो चलिए हम आगे बहुपद के बारे में बात करते हैं। बहुपद चैप्टर मतलब बहुपद होता क्या है, पॉलिनोमियल। जैसे इंग्लिश का नाम है उसका पॉलिनोमियल और हिंदी का नाम है बहुपद। बहुपद कहाँ पर यूज होता है, कहाँ पर अप्लाई किया जाता है, आगे उसे मैं आप लोगों को बाद में चर्चा करूंगा। तो आप लोग जैसे 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो बहुपद मेनली देखिए नाम से ही पता है, बहुपद ना, बहुपद। चलिए देखते हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुपद लिखा है। बहुपद नाम ही से पता है, यहाँ बहु मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है। पद मतलब होता है, पद मतलब होता है पद, ठीक है। पॉली मतलब होता है कई। पॉली मतलब कितना होता है, कई। पॉली मतलब हो गया कई। नोमियल में मतलब हो गया पद, ठीक है। कुल मिला के पॉलिनोमियल का अर्थ हो गया कि जिसमें बहुत सारा पद हो उसे हम पॉलिनोमियल का रूप देते हैं। इसका हम आप लोगों को डिफिनेशन दें, लिख रहे हैं यहाँ पर। ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, a polynomial expression which power is whole number। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है बहुपद और पॉलिनोमियल। बहुपद पॉलिनोमियल परिभाषा क्या हो गया, ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन विच इज पावर इज होल नंबर। मतलब बहुपद परिभाषा उसे कहते हैं जिसकी घात हमको क्या दिखा है, होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण नंबर, ठीक है। जैसे हम कोई संख्या देखे, संख्या उठाते जैसे लिखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी घात बताइए कितना है, इसकी घात कितना है 2, ठीक है। इसकी घात कितना है बताइए, इसकी घात कितना है 3। देखिए ये घाते 3 और घाते 2, ये होल नंबर है, पूर्ण संख्या, ठीक है। बताइए एक्स पावर 1/2 ये होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन में है, तो इसे हम बहुपद नहीं कहेंगे, इसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। अब जैसे एक मान और ले लेते हैं x पावर 3/2। बताइए x पावर 3/2 जो पॉलिनोमियल की घात है, ये होल नंबर है कि फ्रैक्शन है। तो जाहिर सी बात है ये फ्रैक्शन है, बटा में फ्रैक्शन हो गया। तो पूर्ण होल नंबर ये होता है जो कि आपको पूर्णांक में मिले। जैसे होता है 1, 2, 3, 4, 5, माइनस होगा चल जाएगा। जैसे लिखा जाए x पावर -2, मेनली हम संख्या में ध्यान देते हैं, संख्या हमारे पूर्णांक में है कि नहीं, पूर्ण है कि नहीं, तो इसे हम पॉलिनोमियल का नाम दे देते हैं। जैसे लिखे x पावर, इसे हम क्या लिखेंगे 1/x पावर 2। देखिए x पावर 1/2 है, इसे हम पॉलिनोमियल का रूप देते हैं। अगर x घाते -2 है तो उसको भी हम पॉलिनोमियल ही कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम देखते हैं, जैसे कोई अंडर रूट में होगी, अंडर रूट में हम y लेते हैं। बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल परिभाषा कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये अंडर रूट में है, काड़ी में 2 होता है, तो इसके पावर हम लिखेंगे, ठीक है। इसके लिखेंगे y के घाते 1/2। काड़ी को इस प्रकार लिख सकते हैं ना, तो इसी प्रकार लिखा जाता है। तो काड़ी घात y के घाते 1/2। देखिए अब इसके घात में कितना है 1/2। अब 1/2 फ्रैक्शन है कि होल नंबर है कि क्या है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर देखेंगे 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए दोस्तों, आप पॉलिनोमियल पहचानने के लिए बहुत सा तरीका है, तो ये मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग आसानी के साथ पहचान सकते हैं। चलिए देखते हैं और थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए दोस्तों, जिसे हम अभी आप लोगों को बताए थे कि पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे।
देखिए यहाँ पर लिखते हैं यक्स घाते 3 प्लस 2 यक्स। बताइए यक्स घाते कितना है, यक्स घाते 3 है और यहाँ पर यक्स घाते कितना है 1। अगर कोई पूछे ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे, यक्स घाते 3 है, देखेंगे ये ये कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, ये भी एक पूर्णांक है, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसे टिक लगा देंगे, ये पॉलिनोमियल है। जैसे कोई पूछ ले अंडर रूट में यक्स प्लस 2, बताइए अंडर रूट में यक्स प्लस 2 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल पहचानने का ऐसा तरीका है, जो वेरिएबल है, जो चर होता है, जो चर होता है उसकी घात देखते हैं। देखिए इसकी घात कितने पर है, यक्स घाते 2 प्लस 2। देखिए यक्स घाते 1/2 है, तो देखिए यक्स घाते 1/2, 1/2 ये फ्रैक्शन में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल ऐसे पहचानेंगे। जैसे कोई एग्जांपल एक बार हम लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c। बताइए ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कैसे है, देखिए यक्स घाते 2 है, यक्स घाते 1 है, तो देखिए इसके घात मतलब यक्स घात कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, दोनों देखिए पूर्ण नंबर है, पूर्णांक है, तो ये क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल। तो इसे हम टिक लगा देंगे, ये पॉलिनोमियल है। एग्जाम में आप लोगों को पूछेगा, आप लोगों को क्वेश्चन दे देगा, 4 विकल्प दे देगा, उसमें लगभग एक क्वेश्चन हमारे हिसाब से आना तय है। तो पूछ लेगा कि कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल है, या पूछ लेगा उसमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप लोगों को ये तरीका जानते रहेंगे तभी लगा पाएंगे टिक। ठीक है, तो आप लोग ये तरीका ध्यान से देखिए। उसका सिंपल ही क्या रखेंगे, उसका पावर देख लेंगे कि उसका फ्रैक्शन में है कि पूर्णांक में है। देखिए अगर वो पूर्णांक में तो बहुपद होगा, पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए a रूट में x प्लस 2, बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं। आप सिंपली बता सकते हैं। अब इसे लगा देते हैं a x पावर कितना, अंडर रूट को क्या लग सकते हैं, अंडर रूट को 1/2, x घाते 1/2 प्लस यहाँ पर x घाते कितना है, x घाते कितना है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे x घाते 1 प्लस 2। देखिए अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, बहुत से स्टूडेंट बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल है, बहुत। ठीक है, देखिए यहाँ पर x घाते 1/2 है प्लस x घाते 1 है प्लस 2, तो देखिए x घाते 1/2 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब ये मैंने आप लोगों को चर्चा किया था बहुपद के बारे में, बहुपद कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं। अब बहुपद से आगे हम बढ़कर चलते हैं। अगर आप लोग इस मतलब जान चुके होंगे कि बहुपद कैसे पहचानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसे आप लोगों को एकदम ध्यान तरीके से देखना पड़ेगा, तभी आप लोग अच्छी तरीके से बहुपद को जान पाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर बहुपद। बहुपद में होता है बहुत सारा पद, मतलब कम से कम एक पद जरूर होगा। बहुपद नाम से है बहुत से पद। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक लिख दे रहे हैं, इसमें कई पद है, इसमें एक पद है। मान लीजिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2, इसमें कितने पद हैं 2। अभी हम समझाऊंगा कि इसमें 2 पद, एक पद कैसे है। अब बताइए इसमें कितने पद हैं 1। जनरली आप लोग जानते हैं कि अगर एक संख्या है तो उसमें एक पद होगा। इसमें हम लिख देते हैं x घाते 0, इसे लिख देते हैं x घाते 0। देखिए ये इसकी मतलब एक पद हो जाएगा ये। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3x घाते 3x। ठीक है, ये भी एक पद ही कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 4y, ये एक पद में कहलाएगा, एक पद। अभी हम आप लोग को बताएंगे एक पद, द्वि पद, उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये एक पद ही है, या एक पदी व्यंजक। ठीक है, ये एक पदी व्यंजक हो गया। इसमें एक पद है, एक पदी व्यंजक मतलब होता है ये व्यंजक, यही है x y। चलिए दोस्तों, हम बात करें एक पदीय व्यंजक। अभी आप लोग व्यंजक के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो यहाँ पर एक पदी हम मेरी आप लोगों को एक पदी बता रहे हैं, एक पदी। ठीक है, यहाँ पर एक पद 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 है। व्यंजक क्या होता है, व्यंजक जो होता है x होता है, y होता है, z, उसी को हम मिलाकर व्यंजक। जैसे आप लोग किसी बारात वारात में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारा व्यंजक होता है ना, दाल होता है, चावल होता है, पूरी होता है, पनीर वनीर होता है, तो वही सब मिला के क्या होता है व्यंजक। तो वही x y z a b c d, वही मिला के क्या होता है व्यंजक। तो इसमें एक पदी है, तो एक पदी हो गया। ठीक है,
जहाँ हिसाब से आप लोग एक पदी व्यंजक अच्छी तरह पहचान लेंगे। चलिए बताइए, एक पदी व्यंजक मैं लिख रहा हूँ, आप लोग बताइए एक पदी व्यंजक है कि नहीं। देखिए ax पावर 1 प्लस 2, ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया। ये क्या हो गया दूसरा, ax घाते 0, दूसरा वाला। तीसरा वाला क्वेश्चन ax घाते 0 प्लस bx ax घाते 4। चलिए बताइए इसमें से कौन सा एक पदीय व्यंजक है। ठीक है, देखिए इसमें कितने पद हैं गिन लीजिए आप सिंपली, आप लोग तो लगा चुके होंगे। देखिए सिंपली गिन लीजिए, इसमें एक पद है, दो पद है, तो इसमें कितने पद है, ये दो पदी व्यंजक। अभी आप लोगों ने बताया ये एक पदी व्यंजक नहीं है। इसमें देखिए इसमें एक पद है तो ये एक पदी व्यंजक हो गया। इसमें देखिए इसमें एक पद दो पद, ये दो पदी व्यंजक हो गया। इसमें एक पद है तो क्या हो जाएगा, एक पदीय व्यंजक। ठीक है, अब इसमें एक पदी व्यंजक होता है, दो पदी व्यंजक होता है, त्रिपदी व्यंजक होता है, चतुर्थ पद, पंचम पद, षष्ठम पद, ऐसे आप लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते रहिएगा। देखिए अब हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों को बता चुका एक पदीय व्यंजक, एक पदीय व्यंजक। ठीक है, एक पदी व्यंजक में भी एक ही पद होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा द्विपदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक में होगा दो व्यंजक। जैसे मैंने एक पदी व्यंजक आप लोग बताया था, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ax पावर 0 ax प्लस bx प्लस cy, ऐसे ही एक पदी व्यंजक हो गया। दो पदी व्यंजक का एग्जाम्पल, जैसे दो पदी व्यंजक में उसमें दो पद होगा। जैसे यहाँ पर लिखते हैं ax प्लस b, ax प्लस b। देखिए ये वाला एक पद है, ये वाला दूसरा वाला पद है। इसमें एक पद दो पद, एक पद एक पद दो पद हो जाता है, दो पद दो द्विपदी। और दूसरा लेते हैं cx प्लस b, इसमें देखिए दो पद हैं, एक पद cx का है, दूसरा पद b का है, इसमें द्विपदी व्यंजक हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं az प्लस y, इसमें क्या कितने पदी है, दो पदी। मैंने जब एक पदी दो पदी की बात कर रहे हैं उसमें आप लोग लीजिएगा इसमें कितने पद हैं। अब इसी प्रकार होता है त्रिपदी व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक। ठीक है, त्रिपदी व्यंजक का एग्जाम्पल जैसे देखिए, त्रिपदी व्यंजक में जिस प्रकार एक पदी व्यंजक में एक व्यंजक था, द्विपदी व्यंजक में दो व्यंजक था, उसी प्रकार त्रिपदी व्यंजक में तीन पद होगा। देखिए इसमें त्रिपदी व्यंजक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो जाएगा। इसमें देखिए कितने पद है, तीन पद है, ax स्क्वायर एक पद, bx दो पद, c तीन पद। देखिए अब चौथा अगला एग्जाम्पल, ax घाते 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c, इसमें कितने व्यंजक है, तीन व्यंजक है, मतलब इसे त्रिपदी व्यंजक कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग चतुर्थ व्यंजक देखेंगे। चतुर्थ व्यंजक कितने, चतुर्थ पदीय व्यंजक, चतुर्थ पदीय व्यंजक, चतुर्थ पदीय व्यंजक में कितने पद होंगे, चार पद होंगे। सिर्फ चार पद क्या क्या, जैसे देखिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसमें देखिए चार पद हैं, एक पदीय एक पदीय एक पदीय एक पदीय, कितने पद हो जाएंगे, पूरे चार हो जाएंगे। इसी प्रकार ये चतुर्थ पदीय व्यंजक हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग आगे बढ़ते जाइएगा। पंचम पद में 5 पद होते हैं, षष्ठम पद में 6 पद होते हैं। तो ये मेनली पद के बारे में बताया गया है, ये कितनी बार लिखा हुआ है प्लस माइनस के बाद। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो आप लोग एक पदी व्यंजक के बारे में जान चुके होंगे, दो पदी व्यंजक के बारे में, त्रिपदी व्यंजक के बारे में, चतुर्पदी व्यंजक के बारे में। तो यहाँ पर देखिए लिखा है व्यंजक, यहाँ पर भी लिखा हुआ व्यंजक, यहाँ पर भी लिखा हुआ व्यंजक, यहाँ पर लिखा हुआ व्यंजक। अभी मैंने व्यंजक के बारे में बताया था। व्यंजक क्या होते हैं, मेनली व्यंजक, यहाँ पर लिखा हूं मैं व्यंजक। व्यंजक देखिए यहाँ पर एक पदी व्यंजक लिखा हुआ है, व्यंजक ध्यान देखिए यक्ष है, यहाँ पर भी यक्ष है, यहाँ पर भी यक्ष है, यहाँ पर वाई है, तो ये सभी व्यंजक है। ये सभी क्या है, व्यंजक। देखिए यहाँ पर यक्ष है, यहाँ पर भी यक्ष है, यहाँ पर जेड है, तो ये व्यंजक है। मतलब इसमें एक व्यंजक है, इसमें एक व्यंजक है, इसमें दो व्यंजक है, ये जेड है एक वाई है। ठीक है, यही कुल मिला जुला के यही सब व्यंजक कहलाते हैं। व्यंजक होता है ए कामा बी कामा सी, क कामा ख कामा ग
कामा यक्स कामा वाई कामा जेड, यही सब जो मिलकर बना हुआ होता है उसे हम व्यंजक बोलते हैं। व्यंजक मतलब कुल मिला जुला के जो होते हैं अंग्रेजी के 26 वर्ड होते हैं ए से लेके जेड तक, उसी को हम व्यंजक के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग इसके बारे में अच्छी तरह जान चुके होंगे। अब मैं आप लोगों को आगे बात करूंगा घात के बारे में। जिसके घात में 1 होता है, जिसके घात में 2 होता है, जिसके घात में 3 होता है, जिसके घात में 4 होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसी के बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा। चलिए देखिए, एक पदी व्यंजक ये तो हो गया। चलिए इसको हम मिटाकर आप घात के बारे में चर्चा करते हैं। तो बहुपद आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे, और एक पदी व्यंजक, दो पदी व्यंजक, तीन पदी व्यंजक के बारे में आप लोग जान चुके होंगे। अब मैं घात के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं घात। घात को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पावर ना, पावर। अब देखिए जो बहुपद पद के बारे में आप लोग जान चुके होंगे, अब घात के बारे में जानते हैं। जिसकी जैसे देखिए यहाँ पर लिखिए यक्स घाते 1, यहाँ पर लिखते हैं यक्स घाते 2, यहाँ पर लिखते हैं यक्स घाते 3। अब देखिए मेरे आप लोग जान चुके होंगे जिसकी घात में 1 होता है, पूर्णांक होता है, तो ये तो बहुपद हो जाएगा, ये भी बहुपद हो जाएगा, ये भी बहुपद हो जाएगा, इसके बारे में जान चुके होंगे। और ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक पदी व्यंजक। इसमें एक पद है तो इसमें क्या हो जाएगा, एक पदीय व्यंजक। ठीक है, एक पदी व्यंजक। अब मैं घातों के बारे में चर्चा करूंगा आप लोगों को। यहाँ पर यक्स घाते 1 है, यक्स घाते 2 है, यक्स घाते 3 है। जैसे मान लो कोई पूछ ले कि यक्स घाते 1 है, ठीक है, यक्स घाते 1 है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैखिक। इसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। इसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। देखिए लीनियर मतलब जो यक्स घाते 1 होता है उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। जिसकी घाते 2 होती है उसे क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। यहाँ पर लिख सकते हैं रैखिक बहुपद को लिख सकते हैं एक घात बहुपद, एक घात बहुपद, एक घात बहुपद अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद है तो यहाँ पर लिखिए हम द्विघात बहुपद। यहाँ पर अपने हिसाब से देखिए, एक घात है तो एक घात बहुपद, दो घात है तो द्विघात बहुपद या दो घात बहुपद। यहाँ पर यह 3 है, त्रिघात या 3 घात बहुपद या त्रिघात लिखते हैं, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार यहाँ पर यक्स घाते 4 है तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चतुर्थ घात बहुपद। यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थ घात बहुपद। इसी प्रकार जिस प्रकार आप लोग एक पदी व्यंजक मतलब पद के बारे में बताया, इसी प्रकार यक्स घाते 5 पंचम पदी व्यंजक, खष्टम पदी व्यंजक, तो इसी प्रकार खष्टम घात व्यंजक। इसी प्रकार आप लोग आगे बढ़ते चले जाइएगा। आप लोग 9वीं 10वीं के छात्र हैं तो आप लोग मेनली यक्स घाते मतलब 3 पद तक, 4 पद तक ध्यान रखिएगा कि यक्स घाते 4 होगा तो चतुर्थ घात व्यंजक, यक्स घाते 3 होगा तो तृतीय घात बहुपद, यक्स घाते 2 होगा तो द्वितीय घात बहुपद, यक्स घाते 1 होगा तो एक घात बहुपद या इसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, अब देखिए ये आप लोगों को घात के बारे में हो गया, तो आप लोग इसे नोट करिए थोड़ा सा। अब तो आगे मैं चर्चा करूंगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है ax प्लस बी, यहाँ पर लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यहाँ पर लिखा है ax घाते 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, यहाँ पर लिखा है ax घाते 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस ई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घात के बारे में बताएंगे, घात के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर लिखा है ax प्लस बी, इसमें देखिए व्यंजक क्या है, इसमें व्यंजक क्या है, व्यंजक हम मानते हैं यक्स को। यहाँ पर मेनली व्यंजक यही है, ये तो कांस्टेंट है, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, इसे हम व्यंजक मानते हैं, वेरिएबल को। ठीक है, देखिए यक्स घाते कितना है 1, यक्स घाते कितना है 1, ये बहुपद तो हो जाएगा। इसकी घात कितना है 1, तो इसे हम बोलते हैं एक घात बहुपद। आप लोग जान चुके थे बहुपद तो होगा, बहुपद होगा, कौन सी घात का बहुपद होता है, एक घात बहुपद का। तब देखिए ये बहुपद है कि नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये बहुपद है, बहुपद है तो इसमें घात कितना है x के, x घाते 2 है तो होगा द्विघात बहुपद, ये होगा द्विघात बहुपद। इसमें देखिए ax घाते 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी,
इसमें मैक्सिमम घात कितना, ज्यादा घात कितना है, ज्यादा घात कितना है 3, ज्यादा घात कितना है ये 3, तो इसे कहते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसमें देखिए मैक्सिमम घात कितना है 4, तो इसे क्या बोलते हैं चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है, यही है बहुपद में यही सब है, एक पद के बारे में है, घात के बारे में है और व्यंजक के बारे में है। तो आगे मैं आप लोगों को अब चलिए क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। चलिए दोस्तों, बहुपद के अंतर्गत एक ये वाला पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसमें देखना है, अभी हम फलन के बारे में बता रहे हैं। इसमें देखना है बहुपद, ये तो बहुपद है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है पी एक्स, बहुत से छात्र होते हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये तो समझ जाते हैं कि ये इतना लिखा है, लेकिन ये वाला क्या लिखा होता है ये नहीं समझ पाते हैं। तो यही मैं आज बताने के लिए आप लोगों को बताऊंगा। देखिए यहाँ पर लिखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यही लिखा है। देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर x लिखा है। ठीक है, अभी मैं जितना आप लोगों को अभी पीछे बताया हूँ, अब उसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे कि कौन सा व्यंजक है, कौन सा फलन है। देखिए यहाँ पर x लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर x लिखा है, तो ये देखिए x p का फलन है, मतलब x फलन है p का, फलन मतलब व्यंजक। देखिए यहाँ पर x है तो हम x को लेके ही चलेंगे। देखिए x है तो x घाते 2 प्लस 5x प्लस 6। अभी आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। धीरे देखिए, तो यहाँ पर पी एक्स बराबर है पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखिए अगर ये पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे ये बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये बहुपद है। देखिए ये तो बहुपद होगा, बहुपद कैसे होगा, यहाँ पर x घाते 2 है, 5x है प्लस 6, x घाते 2 है मतलब पूर्णांक है तो बहुपद होगा। लेकिन आप लोग अगर बताइए यहाँ पर अगर 0 लिख देंगे तो ये बहुपद होगा, बहुपद होगा कि नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये बहुपद क्यों नहीं होगा, अगर बहुपद इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर किसी को मतलब किसी बहुपद को अगर 0 के बराबर कर दिया जाए तो वो समीकरण का रूप ले लेता है, तो बहुपद नहीं होकर वो समीकरण हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा। तो यही देखिए बहुपद और समीकरण में यही थोड़ा सा अंतर होता है। बहुपद ये देखिए अगर ये बहुपद को अगर हम इसके 0 के बराबर मान लें या कुछ के बराबर मान लें तब तो ये समीकरण हो जाएगा, नहीं तो ये बहुपद हो जाएगा। जब कहीं कहीं आप लोग को जब प्रश्न में सॉल्व करते हैं मतलब वो 10वीं क्लास के रूप में, तो कहीं आप लोगों को ऐसे दिया रहेगा बहुपद में, तो आप लोग देखेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसे आप लोग समीकरण मत मानिएगा। अगर इसे समीकरण मानेंगे तो इसको 0 के बराबर लेना पड़ेगा। तो 0 के बराबर ये इसलिए दिया जाता है कि बहुपद में कि ये दर्शाता है कि जो x है, x फलन है इसका, मतलब ये वैरी करेगा, x वैरी करेगा। अगर इसमें अभी मैं आप लोगों को और एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा है पी एक्स बराबर ax प्लस b। अब बताइए पी एक्स देखिए कहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो x फलन है मतलब x फलन है p, मतलब x वैरी करेगा। इसमें a और b वैरी नहीं करेगा, इसमें मेनली क्या है x है। तो इसमें देखिए इसकी घात कितना है 1, तो ये एक पदी व्यंजक हो गया। इसमें व्यंजक क्या हो गया, व्यंजक इसमें क्या हो गया x हो गया, इसमें व्यंजक क्या हो गया x। इसमें व्यंजक a और b नहीं होगा, इसमें व्यंजक क्या होगा x होगा। तो इसे क्या बोलते हैं एक पदी व्यंजक। इसमें कई घात एक घात व्यंजक बोलते हैं, इसमें कई पद है, 2 पद है, इसे बोलते हैं 2 पदी व्यंजक। यही मैंने आप लोगों को बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। चलिए एक और उठाते हैं प्रश्न को। यहाँ पर लिखते हैं पी एक्स बराबर ax स्क्वायर, यहाँ पर दूसरा लेते हैं पी जेड बराबर az स्क्वायर प्लस bz प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर z फलन है p का। अब मेनली हम z को ध्यान देते हैं। देखिए z यहाँ पर है, z यहाँ पर है, तो व्यंजक यहाँ पर क्या हो गया, व्यंजक z हो गया, ठीक है। अब इसमें 2 घात है तो द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। चलिए
देखिए यहाँ पर व्यंजक जो है जेड है, व्यंजक जेड है। ये जो ए है, बी है, ये कांस्टेंट है, तीनों क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब वो फिक्स, उसकी वैल्यू क्या है फिक्स है, वो बदलेगा नहीं, ये दोनों फिक्स है। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग बहुपद के बारे में, समीकरण के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। एक घात बहुपद, दो घात बहुपद, तीन घात बहुपद और एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक के बारे में जान चुके हैं। चलिए अब आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं इसमें आगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ग्राफ बना लिया है। तो इसमें अभी आप लोगों को शून्याङ्क के बारे में चर्चा नहीं किया है। तो ये सवाल है, आप लोगों को ऐसे प्रश्न पूछेगा, ऐसे ग्राफ बना देगा। इसमें पूछेगा शून्याङ्क कितने हैं, इसमें पूछेगा शून्याङ्क कितने हैं। ठीक है, अब देखिए शून्याङ्क होता क्या है। मैंने इसमें प्रश्न पूछेगा शून्याङ्क, शून्याङ्कों की संख्या, शून्याङ्कों की संख्या बताइए, इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, अभी आप लोग जानते हैं कि शून्याङ्क क्या है। शून्याङ्क, शून्याङ्क देखिए शून्याङ्क क्या होता है, शून्याङ्क के बारे में समझिए। यहाँ पर लिखा है शून्याङ्क, शून्याङ्क या मूल, शून्याङ्क को ही बोलते हैं मूल। ठीक है, जब आप लोग द्विघात समीकरण के बारे में जब आगे चर्चा किया जाएगा तो आप लोग अच्छी उसमें विस्तृत रूप में आप लोगों को मूल के बारे में, शून्याङ्क के बारे में बताया जाएगा। अभी आप लोग केवल जान जाइए कि शून्याङ्क और मूल किसे कहते हैं। जैसे देखिए ये समीकरण है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या है 0। ये समीकरण हो गया। समीकरण हम इसमें नहीं लेके चलेंगे, ठीक है, इसमें हम लेके बहुपद पढ़ना है तो बहुपद लेके चलेंगे। तो हम ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बहुपद लेके चल रहे हैं। ये द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, दो घात है द्विघात बहुपद हो गया। इसमें देखिए शून्याङ्क और मूल, शून्याङ्क का मतलब क्या हो गया, शून्याङ्क का मतलब यही हो गया कि शून्याङ्क मतलब 0 के बराबर, मतलब कोई वैल्यू रखेंगे वो मतलब इसका मान ये सेटिस्फाई कर दे। मतलब अगर शून्याङ्क मतलब ये हो गया कि x का कोई भी मान रखे कि यो समीकरण को 0 कर दे। शून्याङ्क मतलब होता है 0। तो मतलब एक ऐसा वैल्यू जो इस समीकरण में, कोई भी समीकरण, ये तो मैंने मान लिया है ना, कोई भी समीकरण उस समीकरण रखा जाए उसका मान 0 कर दे, यही होता है शून्याङ्क। ठीक है, अभी आप लोग मोटा मोटा इतने जान लेंगे। शून्याङ्क क्या होता है, कोई भी समीकरण हो उसका वैल्यू, मतलब शून्याङ्क जो होता है उसका वैल्यू रखने पर उस बहुपद में रखा जाए, उसका मान अगर 0 हो गया तो शून्याङ्क का रूप देता है। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर से द्विघात समीकरण बताया जाएगा अच्छी तरह से विस्तृत रूप में। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई डैश। ये एक्स अक्ष है जो पृथ्वी के समांतर होता है, ये एक्स अक्ष होता है। जो ऊर्ध्वाधर होता है इसे बोलते हैं वाई अक्ष। अब देखिए एक जो एक्स अक्ष के समांतर एक खींचा गया लाइन जो एक्स अक्ष के समांतर है, ये पैरेलल में खींचा गया है एक्स के। ठीक है, अब देखिए इसका शून्याङ्क हो जाए, शून्याङ्कों की संख्या है। शून्याङ्क कैसे निकालते हैं ग्राफ में, शून्याङ्क देखिए जो x अक्ष पे होता है, जो x अक्ष पे होता है, देखिए x अक्ष कटान बिंदु, जैसे देखिए ये x अक्ष है, ये x अक्ष है, ये वाला ये y है, y डैश होता है। देखिए जो हमका मान जो अभी तक गणित जो माने हैं इसमें अभ्यास में प्रश्नावली में ये नवी वाले क्लास में, ये देखिए x अक्ष को लेकर माने हैं, x अक्ष को, ना कि y अक्ष को लिखते हैं। x अक्ष को माने हैं, x अक्ष पे जितने कटान बिंदु होते हैं उसी को हम शून्याङ्क बोलते हैं। जैसे देखिए मैंने कोई ग्राफ ऐसे बना दिया, ठीक है। अब देखिए एक कटान बिंदु यहाँ पर है, एक कटान बिंदु यहाँ पर है। हम y अक्ष को कटान बिंदु नहीं लेंगे, x अक्ष के कटान बिंदु लेंगे। देखिए इस पे कटान बिंदु कितना है 2, तो इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्याङ्क कितने हो जाएगी, शून्याङ्कों की संख्या, शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। देखिए एक कटान यहाँ पर है, एक कटान यहाँ पर है, x अक्ष का 2 कटान बिंदु है, इसके इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी प्रकार इसको देखिए यहाँ ये तो x अक्ष है, ये तो x अक्ष के समानांतर है। बताइए x अक्ष के कितने बिंदुओं पर काट रहा है। देखेंगे ये लाइन आप लोगों को धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, कहीं पर नहीं मिलेगी। तो इसमें कितने हल है, मतलब कितने शून्याङ्क हैं, इसमें शून्याङ्क कितने हैं 0। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन उठाते हैं, इसको ये आप लोग देखिए लगाइएगा, इससे देखिए समझ लीजिएगा। और एक प्रश्न उठाते हैं, जैसे ऐसे कोई ग्राफ बन गया है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं x, इसको बोलते हैं x डैश, यहाँ पर देते हैं y, इसको बोलते हैं y डैश। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ग्राफ बनाते हैं, इसको
इसको। अब बताइए इसमें कितने शून्यांक हैं। अब आप लोग अच्छी तरह जान चुके होंगे। इसमें शून्यांकों की संख्या बताइए, कमेंट करिए शून्यांकों की संख्या कितने, जल्दी जल्दी बताइए शून्यांकों की संख्या कितनी है इसमें। देखिए ये एक्स अक्ष है, एक्स डैश है, ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मात्र गोला लगा रहे हैं, यहाँ पर एक कटान बिंदु, यहाँ पर दो कटान बिंदु, यहाँ पर तीन कटान बिंदु। बताइए यहाँ पर कटान बिंदु होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए, क्यों नहीं होगा? हाँ बताइए सर, ये वाई अक्ष पे बटा या वाई अक्ष में है तो इसको कटान बिंदु को नहीं लेंगे। जो यक्स अक्ष के कटान बिंदु पर है उसी को हम लेते हैं शून्यांक। इसमें देखिए शून्यांक मतलब यहाँ पर जीरो बना दिया, शून्य बना दिया, तो शून्य कितना है? 3 है, तो इसे बोलते हैं शून्यांकों की संख्या। शून्यांकों की संख्या कितनी है इसमें? गिन लीजिए शून्यांकों की संख्या कितनी है, बताइए। शून्यांकों की संख्या देखिए 1 2 3, शून्यांकों की संख्या कितनी है? 3। इस प्रकार हम शून्यांक ज्ञात करते हैं। चलिए एक ग्राफ और बनाते हैं, उसे बताइए आप लोग। एक ग्राफ और बनाते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं शून्यांकों की संख्या हम मेनली आप एक्स अक्ष को लेकर मानेंगे, एक्स में जितने कटान बिंदु होंगे उसी को हम शून्यांक बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक ग्राफ और बनाते हैं। अब बताइए इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है। अब देखिए ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है? अब शून्यांकों की संख्या, शून्यांक पहचानना आप लोगों को अच्छी तरह आसान हो गया। अब देखिए बताइए इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, बता देंगे। इसमें देखिए गोला लगाएंगे, एक गोला हो गया, दो गोला हो गया, तीन गोला हो गया, ये 4 गोला हो गया। तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। शून्यांकों की संख्या कितनी है? यहाँ पर सिंपल लिख देंगे शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या कितनी है? 4। इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है? 4। ये देखिए जो ग्राफ बना हुआ है वो बहुपद है, बहुपद है। बहुपद में अगर ये मतलब 4 वैल्यू उसका सॉल्यूशन है, अगर इसका वैल्यू रखेंगे तो बहुपद का मान क्या आ जाएगा? 0। इसी प्रकार आप लोग उसमें प्रश्नावली प्रश्नावली जो है 2.1 को लगाइए। ठीक है, उसमें लगाइए। चलिए दोस्तों ये प्रश्नावली 2.1 जो बहुपद का चैप्टर है, प्रश्नावली 2.1 का है। ये वाला पहला क्वेश्चन हो गया, पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। इसमें 6 प्रश्न दिया हुआ है। उसमें आप लोगों को बताना है शून्यांकों की संख्या। अभी मैंने आप लोगों को बताया शून्यांक कैसे लिखेंगे, कैसे पहचानेंगे, उसी प्रकार आप लोगों को बताना है। देखें यहाँ पर लिखा है, प्रश्न में दिया है y बराबर पी एक्स, जो y पी एक्स के बहुपद के रूप में है, y बराबर पी एक्स। तो पी एक्स कोई बहुपद है, पी एक्स अभी मैंने बताया था पी एक्स कोई बहुपद है। जैसे पी एक्स कोई ले लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लीजिए, या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ले लीजिए, कोई भी अपने हिसाब से कोई भी ले लीजिएगा। तो इसमें इसी प्रकार से ये ग्राफ 6 ग्राफ बना हुआ है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, क्रमशः चौथा, पांचवा, छठवां हुआ है। अब देखिए हमें शून्यांकों की संख्या पूछा है। शून्यांकों की संख्या इसमें देखिए ये एक्स डैश मतलब ये एक्स अक्ष हो गया, पृथ्वी की समांतर जो होता है उसे एक्स अक्ष बोलते हैं। ये वाई डैश हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। ये वाला ग्राफ जो है एक्स अक्ष के कितने बिंदुओं पर काट रहा है, इसमें निशान लगा दीजिए 1 2, इसमें काट रहा है 1 2, तो शून्यांकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 2। एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है ना, इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। इसमें उत्तर लिखें, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। इसी प्रकार इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें एक्स अक्ष को कितनी बिंदुओं पर काट रहा है। इसमें देखिए एक बिंदु, इसमें देखिए एक्स कहीं पर काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है? 1। ये जो शून्यांकों की संख्या दोस्तों निकल रहा है वो समीकरण का हल है, शून्यांक है। अब देखिए तीसरे वाले क्वेश्चन में देखिए एक्स अक्ष कितनी बिंदुओं पर काट रहा है, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। इसमें देखिए गिनिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसमें देखिए 1 2 3 बिंदुओं पर काट रहा है एक्स अक्ष, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसमें देखिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। देखिए अब इसमें चौथे में देखिए शून्यांकों की संख्या, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। इसमें देखिए एक्स अक्ष के किस बिंदु पर काट रहा है, एक्स अक्ष को देखिए ये एक बिंदु पर काट रहा है, ये भी काट रहा है, ये नहीं काट रहा है,
ये वाला देखिए वाई एक्स पे काट रहा है, तो इसके शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 1। इस प्रकार आप लोग आसानी के साथ ये 2 सवाल लगाएंगे और बताइए इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी आएगी। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। बताइए इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, लगाइए। देखिए 1 2 3 4, इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी है 4। हाँ, बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं 4 बता रहे हैं उसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी है, इसमें x ये y, ठीक है। अब इसमें देखिए x अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हर चित्र में जो है x अक्ष को काट रहा है, ठीक है। इसमें देखिए 2 बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है, और काट में बड़ा अंतर है, ठीक है। देखिए ये किस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, देखिए एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। स्पर्श कर रहा है मतलब वो बिंदुओं को छू के जा रहा है। जैसे कोई खिलाड़ी होता है, दौड़ा होता है, चाहे वो मतलब लाइन क्रॉस करके जाए या लाइन छू के जाए, मतलब छू के जाता है मतलब एक रन पूरा गिना जाता है। तो इसी प्रकार ये ग्राफ जो बना हुआ है, ये छू के जाए चाहे काट के जाए, गिना जाएगा। मतलब एक बार छुआ या एक बार काटा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये एक बार काटा हुआ काउंट करेंगे, ये 2 बार, ये 3 बार। तो इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी है, शून्यंकों की संख्या कितनी है 3। इस प्रकार दोस्तों शून्यंकों की संख्या आप लोग आसानी से लगाएंगे। तो ये देखिए प्रश्नावली 2.1 का था, ये 6 ग्राफ था, 6 ग्राफ आप लोग जान चुके होंगे। चलिए अब आगे इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को रैखिक बहुपद के बारे में बता चुका हूँ, तो रैखिक बहुपद आज हम द्विघात बहुपद बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं रैखिक बहुपद। यहाँ पर लिखे हैं रैखिक बहुपद, यहाँ पर लिखा है रैखिक बहुपद। मैं आप लोग बता चुका हूँ रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद होता है ax + b, जिसके घाते में 1 होता है उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं, पद चाहे कोई भी हो, ठीक है। इसका शून्यांक के बारे में आप लोगों को चर्चा किया हूँ अभी। देखिए शून्यांक क्या होता है। शून्यांक मतलब होता है इस बहुपद का, रैखिक बहुपद का उसमें हल, मतलब इसे कहते हैं रैखिक बहुपद। इसकी घात 1 है तो 1 हल निकलेगा, ठीक है। अब इसका शून्यांक क्या होता है, इसका शून्यांक होता है -b/a, ठीक है। इसका शून्यांक होता है -b/a। अब मैं आप लोगों को द्विघात बहुपद दूंगा। तो ये देखिए आप लोग इसे देखिए और लिखिए। रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद ax + b शून्यांक होता है -b/a, ठीक है। अब देखिए इसे हम द्विघात बहुपद लेंगे, ठीक है। द्विघात बहुपद में देखते हैं शून्यांक कैसे निकालते हैं। ये हम लेते हैं द्विघात बहुपद, इसे हम लेते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। यह द्विघात बहुपद मतलब कोई भी द्विघात बहुपद मैं आप लोग बता चुका हूँ। शुरुआत में जब बहुपद का परिभाषा दे रहा था, तो द्विघात मतलब होता है 2, इसको लेते हैं ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद मतलब जिसकी घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद के रूप में जानते हैं। इसमें 3 पद है, 1 2 3। अब इसका देखिए शून्यांकों का योग, इसका देखिए शून्यांकों का योग होता है और शून्यांकों का गुणनफल होता है। तो इसको देखिए शून्यांकों का से कैसे निकालेंगे, शून्यांकों का योग जिस प्रकार रैखिक बहुपद में -b/a था, इसमें भी क्या होता है -b/a। -b ये वाला है, a वाला ये है x² का, इसे लिख सकते हैं -x का गुणांक बटे a का मतलब x² का गुणांक, इसे लिखते हैं x² का गुणांक, इसे लिखते हैं x² का गुणांक। ये हो गया शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों को ही बोलते हैं मूल, शून्यांकों को ही बोलते हैं मूल का योगफल या शून्यांकों का योगफल। इसी प्रकार होता है मूलों या शून्यांकों का गुणनफल होता है। शून्यांकों का गुणनफल होता है। शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। c देखिए ये अचर पद है, c को क्या लिखते हैं, c लिखते हैं अचर पद बटे a क्या है यहाँ पर x² का गुणांक।
इसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणन। ठीक है, अब इसे इस प्रकार याद कर लीजिएगा आप लोग। जैसे द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा द्विघात बहुपद बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द्विघात बहुपद जिसकी घात में 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है मूल या शून्याङ्कों का योगफल। द्विघात समीकरण जिसकी घात मतलब 1 होती है उसका 1 हल होता है, जिसकी घात 2 होती है वो 2 हल होता है, जिसकी घात 3 होती है 3 हल होता है। द्विघात बहुपद है तो इसके 2 हल होंगे। तो इसीलिए लिखा होगा मूलों का योगफल होता है -b/a माइनस x का गुणन बटे x स्क्वायर का गुणन। इसी प्रकार लिखा है मूलों या शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर होता है c/a अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणन। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योगफल आप कुछ भी मान सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखते हैं -b/। 2 मूल मानेंगे, एक मूल अल्फा है दूसरा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर योग लिखा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाएगा। ठीक है, ये मूलों का योगफल हो गया। मूलों का योगफल या शून्याङ्कों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसी प्रकार मूलों या शून्याङ्कों का गुणनफल c/a होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणन। इसमें मूलों का गुणनफल मूल 2 मूल होता है अल्फा, एक मूल अल्फा मान लेते हैं दूसरा मूल बीटा, तो उसे क्या लिखते हैं c/a। ये मूलों का गुणनफल हो गया। मतलब द्विघात कहीं बहुपद है तो उसको पूछ लिया कि मूलों का योगफल निकालिए, मूलों का गुणनफल निकालिए, तो इस प्रकार निकालेंगे। जैसे पूछ लिया मूलों का योगफल तो ये सूत्र याद कर लीजिए -b/a x का गुणन बटे x स्क्वायर का गुणन। इसे शॉर्टकट में इसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा है मूलों या शून्याङ्कों का गुणनफल होता है c/a, तो इसे लिखते हैं अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणन। इससे स्टार्टिंग में अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है c/a, तो इसे लिखते हैं c/a। ये हो गया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपके बेस में जो 10 क्लास के छात्र हैं जो बोर्ड के तैयारी कर रहे हैं, तो ये द्विघात बहुपद तक सीमित है। चलिए आगे हम क्वेश्चन लेते हैं। तो इसे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल कैसे हल करेंगे ये सूत्र आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं आगे अगला वाला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन लिखा है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिखा है। तो ये सबसे पहले इसकी घात कितना है, इसकी घात कितना है 2। यहाँ पर लिखिए x घात 2, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो मतलब ये द्विघात बहुपद हो गया। लेकिन क्या हो गया द्विघात बहुपद। क्या हो गया द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद होता क्या है मैं आप लोगों को एकदम डिस्प्ले में बता चुका हूँ। अब देखिए इसमें मूलों का योगफल पूछा है। इसमें क्या पूछा है मूलों का योगफल, मूलों या शून्याङ्कों का योगफल, मूलों या शून्याङ्कों का योगफल, मूलों का योगफल या शून्याङ्कों का योगफल और मूलों का गुणनफल या शून्याङ्कों का गुणनफल, यही जो पूछा है। इसमें निकालना है, इस द्विघात बहुपद में निकालना है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। देखिए कैसे निकालते हैं। ये देखिए द्विघात बहुपद हो गया, इसे हम तुलना करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक दूसरा द्विघात बहुपद है, इससे हम तुलना करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या सेम मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, एक जगह कितना है, यहाँ पर एक लिख सकते हैं कि नहीं, एक लिख सकते हैं आसानी के साथ। इसमें एक गुणा करें चाहे भाग करें, एक कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c से तुलना करते हैं ना, लिखेंगे से तुलना करने पर, ठीक है। अब देखिए a बराबर कितना है, यहाँ पर a बराबर लिखते हैं a, बड़ी आसानी के साथ a बराबर a लिख देते हैं। b बराबर कितना लिखेंगे 7, b बराबर कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे। c बराबर कितना लिखेंगे 10, c बराबर कितना लिखेंगे 10। अब देखिए यहाँ से आपका मान निकल के आया है a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर 10, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल। आप देखिए द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। अपने हिसाब से कुछ मान लीजिए a प्लस b मान लीजिए। तो यहाँ पर हम अल्फा और बीटा मान के, जो आपके सिलेबस में है अल्फा और बीटा मान के चला है, तो यहाँ पर हम 2 मूल मानते हैं। 2 मूल क्या क्या है, एक अल्फा है एक क्या है बीटा, 2 मूल है।
अब यहाँ पूछा है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल दो मूल होते हैं तो दोनों मूलों को जोड़ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा पर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। ये मूलों का योगफल हो गया। तो देखिए बी का मान कितना है, यहाँ पर बी का मान कितना है 7 है, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे बटे ए का मान कितना है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, मूलों का योगफल कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है -7। ये मूलों का योगफल कितना आया -7। तो यहाँ पर मूलों का योगफल कितना है, यहाँ पर लिखेंगे -7। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना लिखेंगे -7। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार मूलों का गुणनफल लिखेंगे या शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो दो मूल है, एक मूल अल्फा है, दूसरा मूल बीटा है। तो इसका सूत्र क्या होता है, सी बटे ए। ये मूलों का गुणनफल हो गया, मूलों का गुणनफल होता है सी बटे ए। अब देखिए सी का मान यहाँ पर कितना है, सी का मान है 10, एक मान कितना है 1। यहाँ पर लिखेंगे सी का मान 10, एक मान 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया 10। ये मूलों का गुणनफल हो गया। ठीक है, चाहे सवाल चाहे जैसे भी ऐसे लगाएंगे। सबसे पहले ये सवाल हो गया, इससे पूछा मूलों का योगफल बताइए, मूलों का गुणनफल बताइए। तो लिखेंगे ax प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर 10। यहाँ पर तुलना कैसे किए हैं, अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो एक मान कितना आ गया 1, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो b मान कितना आ गया 7, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर c है, c बराबर कितना आ गया 10। इस प्रकार से तुलना करेंगे। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये सवाल देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब एक द्विघात बहुपद दिया नहीं है, द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, लगाने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए प्रश्न लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ज्ञात करना दिया नहीं। अब देखिए इसके शून्याङ्कों का योग या गुणनफल, शून्याङ्कों को ही बोलते हैं मूल। शून्याङ्कों का भी मैं बता चुका हूँ, शून्याङ्क ये होता है जिस बहुपद का जितने हल होते हैं उसी को हम बोलते हैं शून्याङ्क। द्विघात बहुपद में 2 शून्याङ्क होंगे, त्रिघात बहुपद में 3 शून्याङ्क होंगे, रैखिक बहुपद में 1 शून्याङ्क होंगे। तो यहाँ पर लिखा है द्विघात बहुपद, दो शून्याङ्क होंगे जिसके मूलों का योगफल दे दिया। यहाँ पर लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों या शून्याङ्कों का योगफल। ऐसे आप बार बार लिखिए तो आप लोगों को मूल या शून्याङ्कों का कुछ नहीं होगा। मूल और क्या होते हैं शून्याङ्क, दोनों एक ही होते हैं। मूल और शून्याङ्कों का योगफल, मूल या शून्याङ्क का योगफल कितना दिया है -3। मूल या शून्याङ्क का योगफल आपके पास में दिया है -3 और दिया है मूलों या शून्याङ्कों का गुणनफल। मूल या शून्याङ्कों का दिया है गुणनफल बराबर कितना दे दिया है 2 दे दिया है। ठीक है, मूल या शून्याङ्कों का योगफल -3, मूल या शून्याङ्कों का गुणनफल 2 दिया है। यहाँ पर लिखेंगे मूलों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया है -3 दे दिया है। ठीक है, मूल या शून्याङ्कों का गुणनफल कितना दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया है 2। ये मूलों का योगफल हो गया, ये मूलों का गुणनफल हो गया। अब इसे देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमको। द्विघात बहुपद किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो एक सूत्र होता है उसे लिख लीजिएगा। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए होता है x² माइनस मूलों का योगफल, x² होता है x² माइनस मूलों का योगफल इन ब्रैकेट बंद x प्लस यहाँ पर क्या होता है बाद में मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है बराबर 0। यहाँ पर द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद ही देंगे। यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस मूलों का योगफल कितना है, यहाँ पर यह मूलों का योगफल -3, तो -3 लेंगे, x लिखेंगे प्लस मूलों का गुणनफल कितना है, मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पर मूलों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 दिया है, यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, अब इसे आगे लिखेंगे x² प्लस यहाँ पर लिखेंगे प्लस हो जाएगा
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 2। ये देखिए ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद क्या बन के आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस प्रकार आप लगाएंगे तो आपके जो एग्जाम बोर्ड में है पूरा नंबर मिलेगा। देखिए द्विघात बहुपद आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 निकल के आया। तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। तो इस प्रकार इस सवाल को लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आप लोगों को रैखिक बहुपद बताया है, द्विघात बहुपद बताया है, आप देखते हैं त्रिघात बहुपद में देखते हैं। त्रिघात बहुपद जैसे आप लोगों के इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपके सिलेबस में 1-2 क्वेश्चन दे दिया है, तो आप लोगों को त्रिघात बहुपद बता रहे हैं। देखिए त्रिघात बहुपद यहाँ पर लिखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिस प्रकार रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, उसी प्रकार त्रिघात बहुपद होता है। ठीक है, त्रिघात बहुपद किस प्रकार होता है, जिसके घात 3 होते हैं। जिसके घात 3 होते हैं उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिसके घात 3 होता है उसे हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। यहाँ पर लिखते हैं ax घाते 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पर दे दिए ax स्क्वायर प्लस bx। चलिए दोस्तों त्रिघात बहुपद लिखा है ax घाते 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, इसकी घात कितना है, मैक्सिमम ज्यादातर इसकी घात कितना है, 3 है। जिस प्रकार द्विघात बहुपद होता है उसी प्रकार रैखिक बहुपद इसी प्रकार है त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसकी घात 3 है, तो इसके मूलों का, इसके शून्यांक, इनके मूल कितने होंगे, 3। इसकी घात कितना है, 3। तो इस बहुपद के कितने हल होंगे, 3 हल होंगे। ठीक है, अब देखिए जिस प्रकार आप इसे लिखते हैं मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का। अब इसमें हम शून्यांक क्या कर लेते हैं, इसमें शून्यांक कितने होंगे, 3 होंगे। पहला अल्फा हो गया, दूसरा बीटा हो गया, तीसरा क्या हो गया, गामा। ठीक है, तीसरा हम गामा लेते हैं। अल्फा, बीटा और गामा ये शून्यांक हो गए। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखे हैं मूलों का योगफल। इसमें 3 मूल है, तो इसमें लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें क्या लिखेंगे, मूलों का शून्यांकों या मूलों का योगफल। शून्यांकों या मूलों का योगफल, शून्यांकों या मूलों का योगफल। इसमें भी क्या होगा, माइनस बी बटे ए। इसमें भी क्या होगा, माइनस बी बटे ए। यहाँ पर लिखेंगे माइनस बी बटा ए। इसमें लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो गया, माइनस बी बटे ए। ये जब त्रिघात बहुपद हो गया तब ये मूलों का योगफल ये हो गया। ठीक है, जब त्रिघात बहुपद होगा तब। ठीक है, इसी प्रकार क्या लिखेंगे, दो शून्यांकों या मूलों के गुणनफलों का योग। ठीक है, इसमें लिखा 2 शून्यांकों या मूलों के गुणनफलों का योग। तो इसे क्या लिखेंगे, गुणनफलों का योग। इसे लिखेंगे माइनस सी बटे ए। ठीक है, इसमें लिखेंगे सी बटा ए। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। गामा अल्फा बराबर क्या होगा, सी बटे ए। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। इसे इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, आप इसी प्रकार क्या लिखेंगे, मूलों का गुणनफल या शून्यांकों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल या शून्यांकों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल या शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा ये, इसमें लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस गामा। इसमें लिखेंगे माइनस डी बटा ए। ये हो जाएगा मूलों का गुणनफल जब 3 मूल दिए रहेंगे तब। ये देखिए त्रिघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद समीकरण मान लो प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d दे दिया है। तो शून्यांक अल्फा प्लस बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा, 3 मूल होंगे। तो इसमें लिखेंगे शून्यांकों मूलों का योगफल माइनस बी बटा ए। इसमें लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। इसी प्रकार 2 शून्यांकों का मूलों का योगफल सी बटे ए होगा। इसका सूत्र तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटे ए।
इसी प्रकार मूलों का गुणनफल या शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। अब इसी के बेस पर एक हम क्वेश्चन लेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि मूल किस प्रकार होते निकलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए px बराबर दिया 2x³ - 5x² - 14x + 8। इसमें ये देखिए त्रिघात बहुपद है, इसकी घात की ज्यादा कितनी है 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। त्रिघात बहुपद को हम कैसे निकालेंगे, इसमें पूछ रहा है मूलों का योगफल, दो मूलों का गुणनफल और मूलों का योग गुणनफल। अब इसमें क्या क्या निकालना है, अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे px घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d, लिखेंगे से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर कितना निकल के आएगा, a बराबर कितना निकल के आएगा, a बराबर 2। ठीक है, b बराबर कितना निकल के आएगा, b बराबर -5, b बराबर -5। देखिए x खाते 3 है, x खाते 3, a बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, x खाते 2, x खाते 2, b बराबर कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो देखिए x c बराबर कितना आ जाएगा -14। d से तुलना करेंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा 8, d बराबर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा है मूलों का योगफल, इसमें लिख लेंगे मूलों या शून्यांकों। मूल या शून्यांक एक ही होते हैं, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं जिससे आप लोग याद हो जाए। मूल या शून्यांकों का योगफल, मूलों या शून्यांकों का योगफल क्या होता है b/a माइनस b/a। मूलों या शून्यांकों का योगफल क्या होता है -b/a। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लिखेंगे मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें 3 मूल है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 हल होंगे, इसके यहाँ 3 है, तो इसी प्रकार मूलों का योगफल 3 होंगे। मूलों का मूल 1 2 3, तो लिखेंगे -b/a। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, b का मान कितना आया है, यहाँ पर b का मान -5 आया है, तो इसे सिंपली लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर b का मान 5 है तो -5 लिखेंगे, एक मान कितना है 2, तो इसे माइनस क्या आ जाएगा प्लस 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार हो गया। अब इसे लिखिए दो मूलों के योगफल के गुणनफल। देखिए दो मूलों या शून्यांकों, दो मूल या शून्यांकों के गुणनफलों का योग, दो मूल गुणनफलों का योग क्या हो जाता है c/a। ये दो मूलों या शून्यांकों के गुणनफलों का योग c/a। इसे इस प्रकार लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है c/a। यहाँ पर सिंपल हिंदी में लिखा है दो मूलों या शून्यांकों के गुणनफलों का योग, दो मूलों के गुणनफलों का योग। देखिए प्लस प्लस लगा है, तो इसे इस प्रकार लिखेंगे। तो इसमें देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। c मान कितना दे दिया है -14, यहाँ पर लिखेंगे -14। एक मान कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर लिखेंगे 2, तो यहाँ पर c/a मान क्या -14/2। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल, इसमें यहाँ पर लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है d/a। मूलों का गुणनफल क्या होता है d/a। यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर क्या होता है -d/a। तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। d का मान यहाँ पर कितना है, d का मान है 8, माइनस लगाएंगे 8 एक मान कितना है यहाँ पर 2, एक मान कितना है 2। ये देखिए निकल गया तीनों मान, ये मूलों का गुणनफल हो गया, ये दो मूलों का गुणनफलों का योग आ गया। ये देखिए ये क्या आएगा मूलों का योगफल। इस प्रकार इसे लगाएंगे, इस प्रकार आप बारी बारी से लगाएंगे, थोड़ा हैबिट डालिए तो आप लोगों को ये प्रश्न जो है लगाने में आसानी होगी। इस प्रकार मैं आप लोगों को आज जो है रैखिक बहुपद के बारे में बताया था, शून्यांकों के ग्राफ जो होते हैं उसके बारे में बताया। फिर इसके बाद आप लोगों को द्विघात बहुपद और इसी के बाद त्रिघात बहुपद, आप लोगों को सूत्र भी दिखाया था, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। इस प्रकार आप लोग उसे याद करिए, तो ये सवाल जो है धीरे धीरे आप लोगों को आसानी होती चली जाएगी।
चलिए जो बच्चे इसे नोट करना चाहते हैं इसे नोट कर लीजिए। आगे देखिए इंट्रोड्यूशन अवलंबन द्विघात बहुपद से या त्रिघात बहुपद से, या एक लेते हैं रैखिक बहुपद से। ठीक है, चलिए लगाइए। चलिए दोस्तों ये सवाल है, क्वेश्चन है px बराबर है 3x करे 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। इसमें पूछा है मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, दो मूलों के योगफल के गुणनफल के योग और दो मूलों के योगफल का अनुपात। ठीक, संबंध। अब देखिए इनमें x करे 3 है तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। क्या हो गया? त्रिघात, ये हो गया त्रिघात बहुपद, ये हो गया त्रिघात बहुपद। तो इससे सबसे पहले तुलना करेंगे dx माइनस 3 प्लस dx स्क्वायर प्लस cx प्लस इसे तुलना करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से इसका देखिए से तुलना करेंगे, लिखेंगे से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। ठीक है, से तुलना करने पर तो यहाँ से निकल के a बराबर 3, b बराबर निकल के -5, c बराबर कितना -11, d बराबर कितना निकल गया है -3। देखिए सिंपली यहाँ पर देखते 3x घाते 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 दे दिया है। तो यहाँ पर x क्यूब मिला है, तो ये बराबर कितना गया 3, x स्क्वायर b बराबर कितना गया -5, x है c बराबर कितना गया -11, d बराबर कितना गया -3। तो इसे लिखा है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल निकालेंगे, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल आप लोग बता चुका। मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल होता है c बटा a। मूलों का योगफल क्या होता है? c बटा नहीं सॉरी मूलों का योगफल होता है -b बटा a। यहाँ पर मूलों का योगफल मूल कितने हैं? 3 होंगे, 3 हल है तो 3 मूल होंगे। तो इससे लिखे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b बटा a। यहाँ पर देखिए b का मान कितना है? b का मान है -5, तो यहाँ पर -5 लिखेंगे, -5 बटे a का मान कितना है 3, तो इसका निकल -5 प्लस हो जाएगा तो 5 बटे 3। इसका हल निकल के आएगा 5 बटे 3। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 5 बटे 3। इसी प्रकार अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल या गुणांक, मूलों का गुणनफल बराबर होता है c बटा a, सॉरी मूलों का गुणनफल होता है -d बटा a। मूलों का गुणनफल क्या होता है? -d बटा a। अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d बटा a। देखिए यहाँ पर 3 मूल है, अल्फा बीटा गामा। तो डी का मान देखिए यहाँ पर क्या है, और सिंपल हिसाब लगा सकते हैं। डी का मान -3 है, तो यहाँ पर -3 लगाएंगे बटे एक मान कितना है यहाँ पर 3, एक मान 3 है तो 3 बटा 3, 3 कट कर हो जाएगा 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। तो इसका अल्फा बीटा गामा बराबर कितना आ जाएगा? मान इसका 1 आ जाएगा। ये हो गया मूलों का गुणनफल। अब इसमें एक और क्वेश्चन बचा है, मूलों के गुणनफलों का योग। मूलों के गुणनफलों का योग होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है? सूत्र लगाएंगे इसे -c बटा a, c बटा a लगाएंगे। ठीक है, इसका लगाएंगे c बटा a। अब देखिए इसमें c मान कितना है? c मान -11 है, a मान है -3, तो इसे लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। c मान कितना है? -11, यहाँ पर लिखेंगे -11। एक मान कितना है? 3, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 3। इस प्रकार देखिए आप लोग बड़ी आसानी से सूत्र याद रहेगा, सूत्र याद करने रहेंगे तो आप आसानी से सवाल को हल कर पाएंगे। इसे आप लोग याद कर लीजिए, मूलों का योगफल -b बटे होता है, मूलों का गुणनफल -d बटे होता है, और मूलों के योगफल के गुणनफल को c बटा a होता है। इसी प्रकार द्विघात समीकरण, इसी प्रकार रैखिक समीकरण। तो सवाल को लगाइए बार बार, आप लोगों को आसानी होगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पर हम थोड़ा सा समाप्त करते हैं। तो अगर मेरे वीडियो को आप लोग देखते हैं तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और जब आप लोगों को और तरीके से आने वाले प्रश्नों में जो है प्रश्न पत्र मॉडल पेपर बताया जाएगा, जो कि आप लोग का बोर्ड का एग्जाम 24 से लगभग 23-24 से स्टार्ट है। तो आप लोगों को मैथ का मैं मॉडल पेपर कराऊंगा, मॉडल लगभग 10-12 मॉडल कराऊंगा। तो उससे आप लोग जो मैथ के कमज़ोर छात्र हैं तो उसे आप आसानी के साथ एग्जाम बोर्ड में लगा पाएंगे। तो ठीक है, तो आप लोग अभ्यास करिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।